एहान को गए तकरीबन 15-20 मिनट हो गए थे। हाय काश ये किसी ड्रामे या फिल्म का सीन होता तो हीरो हीरोइन को फ़ौरन रात गुजारने के लिए कमरा मिल जाता, साथ ही एक अदर लालटेन भी होती और लकड़ियाँ भी। माहिमा ने दिल में सोचा, चलें आ जाए। एहान ने अपना कोट जिसे पानी टपक रहा था उतार कर झाड़ा। कहाँ जाएंगे? शोहर हूँ आपका, ले जा तो कहीं भी सकता हूँ। फ़िलहाल थोड़े फासले पर एक दुकान है। इतने ख़राब मौसम में फ़िलहाल वो रात गुजारने के लिए बेहतरीन जगह है। इस वक्त वो दुकान खुली है? माहिमा को ताज्जुब हुआ। नहीं, ताला लगा हुआ है, एहान ने आराम से बताया। तो हम अंदर कैसे जाएंगे? माहिमा को लगा सर्दी का असर उसके दिमाग पर हो गया। नहीं, ताला तोड़कर। उसने कंधे उचकाए। क्या बात है, शहर का असिस्टेंट कमिश्नर किसी की दुकान का ताला तोड़ेगा? वाह, क्या कहने हैं। माहिमा ने उसको घूरा। अपनी बीवी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एहान ने उसकी घूरियों को नज़रअंदाज किया। क्या था वो शख्स? खुलता ही ना था, उलझा के रख देता था। माहिमा को उसकी बातें, उसका अंदाज इस कदर वालिहाना लगता था कि माहिमा को लगता जैसे कि वो माहिमा से मोहब्बत करता हो, मगर ज़ुबान से उसने इस तरह का कोई इकरार नहीं किया था। उसे क्यों माहिमा की इतनी फ़िक्र रहती थी? कभी कभी वो ऐसी बात कर जाता जैसे कोई दीवाना अपनी महबूब के लिए करता है। हेलो, चले मैडम? एहान ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। मैं नहीं जाऊंगी, ये तो गलत है। अगर यही करना है तो इनमें से किसी दुकान का ताला तोड़ लें। जिद ना करें, मौसम के तेवर आप देख रही हैं, मोबाइल काम नहीं कर रहा, रोड सुनसान और ख़तरनाक है, और इधर आए दिन वारदातें भी होती रहती हैं। और इधर इसलिए नहीं रुक रहे, ये दुकानें रोड पर हैं। खुदा ना करे अभी हमें यहाँ खड़े देखकर कोई असलहा लेकर आ गया तो क्या करेंगे? मैं तो खैर भाग भी लूँगा, मगर आपसे तो इस वक्त भागा भी नहीं जाएगा। एहान ने उसे हकीकत बताकर और डरा दिया। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। उसका दिल दहल गया, मगर हिली वो फिर भी नहीं। ठीक है, खड़ी रहें यहीं, मैं जा रहा हूँ, मुझसे तो मज़ीद ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। कहते ही वो पलट गया, मगर माहिमा हठधर्मी का मुजाहरा करती वहीं खड़ी रही। लेकिन कब तक? एहान की बातें नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं थी। ऐसा हो भी सकता था, ऊपर से बारिश थी कि रुकने का नाम न ले रही थी। नाचार वो भी एहान के पीछे ही हो ली थी। रास्ता बहुत ख़राब था, पाँव बार बार स्लिप हो रहा था। एहान मजबूती से उसका हाथ थामे चल रहा था। माहिमा ने उसके हाथ में अपना हाथ और फिर खुद से 2 कदम चलते आगे अपने साहिर को देखा। दिल की दुनिया ज़ेर ज़बर हो रही थी उस वक्त। एहान लिए उसे मतलूबा दुकान पर आया जिस पर बड़ा सा ताला लगा था। ये तोड़ेंगे कैसे? माहिमा ने इतना बड़ा ताला देखकर आंखें घुमाई। इससे एहान ने बैक साइड से पोस्टर से पिस्टल निकाला। साइलेंसर लगे पिस्टल ने आसानी से ताला तोड़ दिया और अंदर वो दाखिल हुए। सदशुक्र के अंदर कुंडी लगी हुई थी। एहान कुंडी बंद करके मुड़ा तो कमरे में मज़ीद अंधेरा फैल गया। ऊपर रोशनदान से जब बिजली कड़कती तो कुछ सेकंड्स के लिए रोशनी की लकीर सी दिखती, वरना तो घुप अंधेरा था, जिससे माहिमा को मज़ीद खौफ आ रहा था। उसने मोबाइल पॉकेट से निकाला और टॉर्च ऑन की। वो आपके पास पिस्टल था तो फिर डराया क्यों मुझे? माहिमा को गुस्सा आया। क्योंकि मैं आपको ठंड से अकड़ते हुए नहीं देख सकता था। हवेली पता चल जाता तो मेरी खैर नहीं थी। एहान ने मुस्कुराते हुए कहा, कितना डरते हैं ना आप हवेली वालों से कि मुझसे शादी से इनकार भी ना कर सके। वो उसकी बात का अच्छा खासा मतलब निकाल चुकी थी। हर बात को इसी बात से क्यों जोड़ देती हैं आप? पता नहीं, वो खुद नहीं समझ पा रही थी। एहान तासुफ से सर झटकता दुकान का जायज़ा लेने लगा। पुरानी सी दुकान जिसमें सामान भी ज़्यादा ना था। काउंटर के पास एक चेयर और पीछे एक कोने में एक चारपाई पड़ी थी जिस पर बड़े बड़े डब्बे रखे थे। मोबाइल एक जगह टिकाकर वो खामोशी से आगे बढ़ा और एक एक करके सारे डब्बे उठाकर ज़मीन पर एक साइड पर रखे। आप यहाँ आ जाएं। उसने खाली चारपाई की तरफ इशारा किया। माहिमा बिना कुछ सोचे बिना कुछ कहे आराम से चारपाई पर बैठ गई, क्योंकि घंटा भर हो चला था उन्हें इस सिचुएशन में खड़े हुए। अब तो टांगें भी शल हो गई थी। खड़े होकर जिस्म पूरी तरह कँपा रहा था और कोशिश के बावजूद भी संभाल नहीं पा रही थी वो खुद को। हवेली में उनके लिए सब कितने फ़िक्रमंद होंगे, यही ख्याल उसे बार बार परेशान कर रहा था। बादल इतनी ज़ोर से गरज रहे थे कि वो दहल कर रह जाती। बारिश की शिद्दत के साथ ही हवा में भी तेज़ी आ गई थी। तूफ़ानी हवा के झक्कड़ उसे बर्फ़ बनाने पर तुले थे। ऊपर से बदन के साथ चिपके गीले कपड़ों ने अलहदा मुसीबत में मुब्तला कर रखा था। एहान दोनों हाथ सर के पीछे बांधे गीले कपड़ों के साथ बड़े मज़े से कुछ फासले पर चेयर पर बैठा कनखियों से उसकी तरफ देख रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था माहिमा की जान पे बनती जा रही थी, मगर उसे जैसे परवाह ही नहीं थी। कुछ ही देर में एहान ने जानबूझकर आंखें बंद कर लीं कि वो शायद उसकी वजह से लेटने से गुरेज कर रही थी,
मगर महिमा बुरी तरह खौफजदा हुई। उसे लगा वो सो गया। वो खुद ब खुद उठकर उसके पास आ बैठी। एहान, उसका बाजू हिलाते उसने उसे जगाया। एहान ने बंद आंखों से जवाब दिया, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अब के वो खुद को रोक नहीं पाई और रो दी। एहान ने पट से आंखें खोली। ठंड तो उसे भी बहुत लग रही थी। वो तो फिर नाजुक सी जान थी, मगर करता भी तो क्या। बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसपास वो देख चुका था, कोई घर ना था। महिमा की हालत वाकई काबिले रहम थी। एहान को बेतरह परेशानी हुई। उस वक्त वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। उसके बस में होता तो अपनी खाल उतार कर उसे उड़ाने से भी गुरेज ना करता, मगर खुद उसके कपड़े भी गीले थे। ठंडी हवा के झक्कड़ ऐसे थे कि हड्डियों में कूदा जमा दे। एहान ने आगे हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींचा। इससे पहले कि महिमा कुछ समझ पाती, एहान ने उसे गोद में बिठाकर भींचा। किसी औरत के जिस्म से उसकी पहली आशनाई थी। ये नरमियाँ उसने आज पहली बार महसूस की थी। वो उसकी बाहों में मौजूद लड़की उसका जुनून थी, उसका इश्क थी। दिल मजीद उकसा रहा था। ये नया सा एहसास, ये पुरकैफ सा सुरूर आज पहली बार मयसर आया था। एहान ने अपने खुद सा रोते दिल को डपटा जो उससे आगे भेद जानने पर बज़ेद था। महिमा के अब हवास काम करना छोड़ रहे थे। वो कोशिश के बावजूद खुद को नहीं संभाल पा रही थी। बहुत जोर लगाकर आंखें खोलने की कोशिश करती जो खुद ब खुद बंद हुए जा रही थी। एहान ने जरा सा झुक कर देखा तो दिल धक से रह गया। वो आंखें मूंदे उसके साथ लगी शायद होश में ही नहीं थी। एहान ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाकर टॉर्च उसके चेहरे के पास की तो देखा वो वाकई हवासों में न थी। गोरी रंगत ठंड से मजीद बर्फ जैसी हो चुकी हुई थी। लब बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। उसने एक दो बार पुकारा, उसका चेहरा थपथपाया मगर सब बेसुध। उसे लगा जैसे जिंदगी की बिसात पर वो आज अपना सब कुछ हार जाएगा। अगर मजीद देर हो जाती तो महिमा की हालत तशवीशनाक हो सकती थी। उसने जल्दी से महिमा को उठाकर चारपाई पर डाला, बाहर की तरफ भागा कि शायद गाड़ी स्टार्ट हो जाए या कोई हेल्प मिल जाए। उसकी ज़िंदगी का सवाल था, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था। बाहर कदम रखते ही तेज़ हवा ने इस्तकबाल किया। बारिश थम चुकी थी मगर बादल अभी भी ज़ोरों से गरज रहे थे। बिजली की कड़क भी जारी थी। हवा ऐसी थी कि कदम आगे बढ़ाना मुश्किल था। जैसे तैसे वो गाड़ी तक पहुंचा। दोबारा से बोनट खोले उस पर झुका, मुआयना करता रहा मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। एहान ने गुस्से से गाड़ी को ज़ोरदार किक मारी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसकी टेंशन बढ़ रही थी। कुछ देर इधर उधर देखा मगर दूर तक कोई ना दिखाई दिया ना आवाज़ सुनाई दी, सिवाय बादलों की गरज के। वो गाड़ी लॉक करके पलटने लगा कि वापस पलटता जल्दी से गाड़ी अनलॉक पिछली साइड पर उसकी चादर तय करके रखी उसे नज़र आई। परसों अरमान को ये चाहिए थी तो उसने एहान से ले ली थी, मगर फिर उसका इरादा बदल गया तो उसने वापस कर दी। एहान कुछ जल्दी में था, उसने पकड़कर पीछे रख दी और फिर जहन से निकल गया उठाने का। एहान को लगा जैसे कारून का ख़जाना हाथ लग गया। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर गर्म चादर उठाई और गाड़ी लॉक करता वापस भागा। महिमा वैसे ही बेसुध पड़ी थी। उसका वजूद ठंड से बिल्कुल अकड़ चुका था। जिस तरह उसे छोड़कर गया था वैसे ही लेटी थी। एहान को समझ न आई कि क्या करे। जिस हिसाब से ठंड थी और जैसी महिमा की हालत हो रही थी, ये गर्म चादर नाकाफ़ी थी। कुछ देर परेशानी से सोचते उसे जो हल नज़र आया उस पर अमल करना अपने आप को मज़ीद इम्तहान में डालने के मुतरादिफ था। कोई और वक्त होता तो कभी ना करता, मगर उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसे ये करना था। सो दिल कड़ा करते चेयर उसकी चारपाई के करीब खींची, मोबाइल की टॉर्च ऑफ की। कमरे में एक बार फिर घुप अंधेरा फैल गया। एहान लंबा सांस लेकर अपने अंदर हिम्मत पैदा करता उसके नज़दीक हुआ। उसके हाथों में वाज़ेह लर्जिश थी मगर वो उस वक्त कुछ नहीं सोचना चाहता था। सो जहन से हर सोच झटकते हुए उसने एहतियात से और बहुत डरते डरते महिमा को गीले कपड़ों से आज़ाद किया, जो कि बहुत ज़रूरी था। चादर लपेट भी देता तो क्या फ़ायदा जबकि उसके कपड़े ही गीले थे। दिल की धड़कन मामूल से कहीं ज़्यादा थी। ऐसी कड़ाके की सर्दी में भी एहान को अपनी पेशानी पर पसीना फूटता महसूस हुआ। बहुत एहतियात के बावजूद भी हाथ अनजाने में उसके गुदाज बदन से कहीं ना कहीं मिस हो ही जाते। एहान की जान पर बनाती मिल्कियत का एहसास ज़ोरों से जागा था आज। खुद पर जब्त के कड़े पहरे लगाते उसे चादर में अच्छे से कवर करके पीछे हटा, जिस पर दिल ने लाख दुहाइयाँ दी। मोबाइल उठाकर उसने टॉर्च ऑन की। उसके कपड़े एक तरफ डब्बों के ऊपर ही फैला दिए कि शायद सुबह तक पहनने के लायक हो जाएं। वो भूले से भी उस दुश्मन जान पर नज़र नहीं डालना चाहता था। स्याह चादर से सिर्फ उसका चेहरा नज़र आ रहा था, जैसे घोर बादलों में चांद चमक रहा हो।
قدم خود بخود اس کی جانب اٹھنے لگے۔ اس کے نزدیک آ کر وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھتا رہا، پھر خود کی سرزنش کرتے ہاتھ بڑھ کر چارپائی پر اس کے قریب بڑھ کر نرمی سے بازو اس کی کمر کے نیچے سے گزار کر اسے تھوڑا سا اوپر اٹھایا، ایسے کہ اس کا چہرہ بالکل ایان کے چہرے کے قریب آ گیا۔ کب سے خود کو روک رہا تھا، اور جتنا وہ روک رہا تھا اتنا بہک رہا تھا۔ مشکل سے نظروں کا زاویہ بدلا اور اس کی پشت پر چپکے اس کے گیلے بال نکال کر ایک سائڈ پر کیے اور اسے وہیں لٹا کر لمبے بالوں کو ایک سائڈ پر پھیلا دیا جو اب چارپائی سے نیچے لٹک رہے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی جھکا اس کے بالوں کو چھو کر محسوس کرتا رہا، پھر دل کے ہاتھوں مزید مجبور ہو کر جھکا اور تشنا لب اس کی روشن پیشانی پر رکھ دیے۔ محبت کا پہلا بوسہ نہایت احترام سے اس کے ماتھے پر سجا کر اس نے پہلی بار ماہمہ پر اپنا لمس چھوڑا، جسے وہ بے ہوش ہونے کے باعث محسوس ہی نہ کر پائی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گستاخی کر بیٹھتا دور ہٹا تھا فوراً۔ ماہمہ کا وجود ویسے ہی بے حس و حرکت پڑا تھا۔ ایہان نے پھر سے دکان کا جائزہ لیا مگر کچھ نہ ملا سوائے تھوڑے سے خالی ڈبوں کے۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا کہ چلو لکڑیاں نہ سہی، ان سے ہی کچھ کام چلایا جا سکتا تھا۔ سارے ڈبے اٹھا کر چارپائی کے کچھ نزدیک رکھے۔ ماچس کے لیے اسے کوئی جدوجہد نہیں کرنا پڑی، جلد ہی اسے وہ نظر آ گئی تھی۔ تھوڑے سے ڈبے رکھ کر اس نے چنگاری دکھائی تو فوراً سے آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اٹھ کر خود کو گیلی شرٹ سے آزاد کیا اور واپس چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ ساتھ ساتھ وہ ایک پر ایک ڈبہ بھی رکھتا جاتا جو منٹوں میں جل جاتا۔ بہت زیادہ نہ سہی مگر کچھ حرارت تو ہو ہی رہی تھی۔ پھر اٹھ کر دوبارہ سے ماہمہ کے پاس آیا، اپنے دونوں ہاتھ سینک کر اس کے چہرے پر لگانے لگا۔ پھر دوبارہ سے اٹھ کر اسے کچھ گرمائش ملے تاکہ پھر تھوڑی دیر بعد یہی عمل اس نے اس کے ہاتھوں پر دہرایا۔ وہ اپنے آگ پر ہاتھ سینکتا اور اس کے ہاتھ اپنی مٹھی میں دبا لیتا۔ ڈبے ختم ہوئے تو اس نے کچھ سامان نکال کر یہاں وہاں ایڈجسٹ کیا اور مزید کچھ ڈبے اکٹھے کر کے جلائے۔ پھر اس کے پیروں کی طرف آ کر بیٹھ گیا۔ چادر سے اس کے پاؤں نکال کر یوں ہی اس کے پیروں کو بھی گرمائش دی تھی اس نے۔ موبائل کی بیٹری لو ہو رہی تھی تو ٹارچ خود بخود آف ہو گئی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ پھر کچھ دیر بیٹھا ویسے ہی ہتھیلیوں سے کبھی اس کے پیر تو کبھی ہاتھوں کو رگڑتا رہا۔ قریب 1 گھنٹے بعد اس کے وجود میں حرکت ہوئی تو ایہان کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ بے تابی سے اس کی طرف جھکا پوچھ رہا تھا۔ جواب تو خیر کوئی نہ آیا کہ وہ اوں آ کرتی، بس کسمسا رہی تھی۔ شاید جسم سن ہونے کی وجہ سے اس کو حرکت کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ ماہمہ آپ ٹھیک ہے نا؟ کچھ بتائیں تو۔ لائٹ آن کریں۔ اتنا اندھیرا کیوں کیا ہے؟ میری سائڈ کا لیمپ کیوں آف کیا ہے؟ ایہان جانتا تھا کہ وہ ٹھیک طرح سے ہوش میں نہیں تھی، اس لیے سچویشن کو نہیں سمجھ پا رہی تھی اور یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنے روم میں ہے۔ لائٹ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں یہی ہوں آپ کے پاس، آپ سو جائیں آرام سے۔ وہ خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔ یہ احساس ہی کافی تھا پرسکون کرنے کے لیے کہ وہ پاس تھا۔ ایہان بھی ریلیکس سا چیئر پر نیم دراز ہو گیا۔ گیلی پینٹ سے اریٹیشن تو ہو رہی تھی مگر خیر تھی، اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ ماہمہ اب بہتر تھی، یہی کافی تھا۔ کچھ ہی دیر گزری کہ نیند کا غلبہ بڑھا اور اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب بجلی اتنے زور سے کڑکی کہ ماہمہ چیخ کر اٹھی۔ ایہان کدھر ہیں آپ؟ اس نے اپنے ہاتھ چارپائی پر مارے جو کہ خالی تھی۔ اس کے چیخنے پر ایہان بھی ہڑبڑا کر اٹھا، گھپت اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ میں ادھر ہی ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر موسم ٹھیک نہیں ہے اس لیے بجلی کڑک رہی ہے۔ ایہان چارپائی پر اس کے دونوں اطراف ہاتھ جمائے جھک کر اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ یہیں موجود ہے۔ آپ لائٹ آن کر دیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے اندھیرے سے۔ ابھی آپ نہیں تھے بیڈ پر، میں نے دیکھا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لائٹ ابھی بس تھوڑی دیر تک آ جائے گی، پریشان نہیں ہوں اور سونے کی کوشش۔ اس سے پہلے کہ وہ بات کمپلیٹ کرتا ایک بار پھر سے بجلی بہت زور سے کڑکی۔ کچھ سیکنڈز کے لیے کمرے میں مدھم سی روشنی ہوئی اور جو منظر اس کی نگاہ سے ٹکرایا وہ ایہان کا دل زوروں سے دھڑکانے کے ساتھ اعصاب کو بھی بری طرح جھنجھوڑ گیا تھا۔ جذبات میں ہلچل مچ گئی۔ وہ بجلی کی کڑک سے ڈر کر اس کے بازو سے چپکی ہوئی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے اور کچھ اس کے حواس ابھی پراپر ٹھکانے پر نہ تھے، وہ دیکھ نہیں پائی کہ اس کے جسم پر صرف چادر تھی جو اب بے ترتیب ہو کر ایہان کے سینے میں طوفان مچا چکی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بی جان کے پاس جانا ہے۔ وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ ایہان اس کے پاس بیٹھ گیا۔ سب سو رہے ہیں، اس وقت جگانا مناسب نہیں لگتا کسی کو۔
और वैसे भी मैं हूँ ना आपके पास, तो डर कैसा। एहान उसे समझाने के साथ साथ नामहसूस तरीके से उसकी चादर भी ठीक कर रहा था। ओके, आप मेरे पास ही रहना एहान, मुझे डर लग रहा है। एहान बेइख्तियार कह बैठा, आप तो कह रहे थे कि डरना नहीं। मुझे डर लग रहा है। एहान बेइख्तियार कह बैठा, आप तो कह रहे थे डरना नहीं, मगर आपको तो खुद डर लग रहा है। मुझे बीजान के पास लेकर चलें। उठें, उन्हें डर नहीं लगता बिजली के कड़कने से, मुझे आपके पास बैठने से डर लग रहा है। उसका लहजा मामूल से ज़्यादा गंभीर था। क्या मैं अंधेरे में खौफनाक दिखाई देती हूँ क्या? वो मासूमियत से गोया हुई। नहीं, आप इतनी हसीन लग रही हैं कि मुझे आज तक कोई अपनी बीवी से ज़्यादा हसीन नहीं लगी। माहिमा को भले ही सिचुएशन का ठीक से अंदाज़ा ना था अभी तक, मगर उसे बहुत अच्छा लगा था एहान का यूं कहना, क्योंकि उसने कब सुना था अपने बारे में ऐसा, कब देखा था उसने कि शोहर अपनी बीवी की यूं भी तारीफ़ किया करते हैं। उसने तो बीवी की हैसियत से तजलील ही सही थी, हमेशा गालियां ही सुनी थी। ये सब कितना दिलनशीं था, उसने आज तक महसूस ही नहीं किया था। आंखें बेख्तियार नम हुई, अपनी कम मायगी का एहसास ज़ोरों से हवा हुआ तो सब भूलती एहान के बाजू से चिपक गई। ये ना करें प्लीज़, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। एहान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा कि अब मज़ीद सब मुश्किल दिख रहा था। माहिमा खामोश रही कि दिमाग उस टाइम कुछ नहीं सोच रहा था। वो इतना जानती थी कि उसको अजीब सुकून सा मिल रहा था, जैसा उसने आज तक कभी महसूस नहीं किया था। सो वो सामने वाले की हालत से बेखबर अपने सुकून का सोचे, उससे लिपटी हुई थी। तो फिर मुझे इजाज़त दें कि मैं अब खुद पर लगाए पहरे हटा दूं। खुदारा मुझे इस मुश्किल से निकालें कि मज़ीद सबका यारा नहीं। एहान ने उसके सर पर ठोड़ी टिकाई इल्तजा की, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, ना दूर जाने दे रही हैं और ना पास आने दे रही हैं। अब बस करें, बहुत हुई आपकी मनमानी, मुझे महसूस करने दें खुद को। मेरे जज्बात को मज़ीद मत बढ़ाएं कि आपके लिए फिर रोक पाना मुश्किल हो जाए। पहला पहला खुमार है, और मत सताएं, वरना मेरी जनूनियत पर बंद बांधना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जज्बात की शिद्दत से आंखें बंद हो रही थी, लहजा मज़ीद मध्यम होता सरगोशियों में ढल चुका था। आप शायद जानती नहीं, आपने मुझे अपने करीब करके सारी दुनिया से अमीर कर दिया। मैं कहाँ इस काबिल था कि आपके इतने नज़दीक हो पाता। मैं तो जंग आलूद लोहा था, आपके कुंदन से बदन को छूकर अनमोल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जाने एहान, मुझे इस काबिल समझने के लिए। अपने मजबूत बाजुओं में समोए वो शुक्रगुजार था उसका। वो कतरा कतरा इजहार का उसकी समातों में उडेलता, महिमा की रूह तक को सरशारी बख्श रहा था। फिर महिमा को वो सब भूल गया। वो कौन थी, एहान कौन था, वो लोग कहाँ थे, कुछ भी याद ना रहा कि वो जादूगर जाने उसे किस देश में लेकर आया। ये मोहब्बत भरे इकरार, ये बेताबियों से लबरेज सरगोशियाँ, ऐसा मीठा सा एहसास जो नस नस में जाने कैसा सरूर भरता जा रहा था। क्या किसी की कुर्बत ऐसी मदहोश कर देने वाली भी हो सकती थी कि बंदा खुद को ही भूल जाए। माहिमा ने तो हमेशा अजियत ही पाई थी, जो उसके लिए जिस्मानी मुशक्क़त के सिवा कुछ ना थी। शुक्रिया तो उसका था कि उसने इन रंगों से उसे रोशनास करवाया, यह एहसास दिलाया कि उसकी कुर्बत, उसका वजूद किसी के लिए इतना अहम था। वो कह रहा था कि वो फ़कीर है और माहिमा पीर, मगर अब माहिमा को लग रहा था कि उसने माहिमा को अपनी मुरीद बना लिया था।